गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं सैलरीज में। Mr. P. Chaudhary is employed in a firm at Kolkata and he furnishes the following particulars of his income for the assessment year 2021. अब हमारे को दिया हुआ यहाँ पे that the salary received after deduction of his own contribution to RPF, income tax and tax deducted at, नहीं सिर्फ दो ही है, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड इनकम टैक्स। अब ये हमारे को नेट सैलरी दी हुई है 4,20,000 की, जिसमें से टीडीएस जितना डिडक्ट किया वो और पीएफ कंट्रीब्यूशन भी डिडक्ट किया है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सैलरी हमेशा हमने ग्रॉस लेकर चलनी है। तो आपने इस क्वेश्चन में 4,20,000 में 18 और 42,000 ऐड करके फिर स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, क्या पूछा है इन्होंने, सैलरी इनकम। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर पी चौधरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सैलरी रिसीव्ड कितनी हुई है, 4,20,000 की। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 18,000 का एंड ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 42,000। ये सारा ऐड करके 4,80,000 हमारी ग्रॉस सैलरी आएगी। यहां से क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डीए जो है 50% ऑफ द फर्स्ट 2 lakhs एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग बेसिक सैलरी है। तो डीए 50% ऑफ 2 lakhs 1 lakh हो गया एंड 25%, 25 ही है ना, रिमेनिंग कितना रह गया 2,80,000। तो 2,80,000 का 25% 70,000। टोटल डीए हमारा 1,70,000 बन जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 42,000 है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 42,000। कितना एग्जेम्प्ट होता है आरपीएफ में, 12% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से माइनस 12% ऑफ सैलरी। सैलरी आरपीएफ के लिए कौन सी होती है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। यहाँ पर डीए के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमने नहीं लेना है इसको। सिर्फ 4,80,000 का 12% निकालना है, जो 576,000 आ रहा है। ये ज्यादा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे नील आ जाएगा, एक्सेस है ही नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ हमें 12% दिया हुआ है। 24,000 कितना एग्जेम्प्ट है, माइनस एग्जेम्प्ट 9.5% एग्जेम्प्ट है। तो 24,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9.5 करेंगे तो 19,000 एग्जेम्प्ट है।
बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट इज HRA, हाउस रेंट अलाउंस हमें दिया हुआ है, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। HRA के लिए सैलरी क्या होती है, अगेन बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। क्या 3 कंडीशंस होती हैं HRA की, एक तो एक्चुअल कितना मिल रहा है उसको HRA 96,000 का, देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000 माइनस 10% ऑफ 4,80,000 48,000 हो जाएगा। $72,000 ये हो गया। और थर्ड क्या है, कौन सी सिटी में रह रहा है वो, कोलकाता में मेट्रो सिटी है, तो 50% ऑफ द सैलरी यानी कि 4,80,000, तो ये 2,40,000 हो जाएगा। लीस्ट कौन सा है 72,000 इन तीनों में से, तो HRA हमारे को मिल रहा है 96,000 का माइनस एग्जेम्प्ट 72,000, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा 24,000 टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर आई सर्जरी ऑफ हिज वाइफ, जो एक नोटिफाइड डिजीज है, तो नोटिफाइड डिजीज के लिए अगर आपका रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इसका आपने नोट देना है, वर्किंग नोट 2 में ये मेंशन करना है कि क्यों ये एग्जेम्प्ट है। देन नेक्स्ट इज फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ये हमेशा एग्जेम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट इज फ्री सर्विसेज ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, सैलरी 50,000 से ज्यादा है इसमें। तो स्वीपर की सैलरी 600 इंटू 12 करके 7,200 ये आ जाएगा, और वॉचमैन 9,600 पर एनम है, 7,200 है ये। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है फ्री लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर, द कॉस्ट ऑफ विच इज एस्टिमेटेड एट 200 पर मील फॉर 300 डेज। फ्री लंच एग्जेम्प्टेड कब था, जब वो रिमोट एरिया में कोई फैक्ट्री है जहाँ पे नहीं है, और अगर वाउचर्स दिए जा रहे हैं तो 50 पर मील एग्जेम्प्ट था, तो यहाँ पे आपको फ्री लंच का 200 पर मील है, तो टैक्सेबल हो जाएगा 200 माइनस 50 वाला इंटू 300 डेज, 45,000 आपका लंच वाला पर्क टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, ही डज नॉट स्पेंड एनीथिंग, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, तो पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस 24,000 एंड प्रीमियम पेड ऑन लाइफ पॉलिसी, ये ATC के अंदर जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। तो टोटल हमारी नेट सैलरी या ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है, $7,64,800
माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), 50,000 की 714,800 उसकी नेट सैलरी बन रही है। यस, ठीक आ गया हमारा 714,800। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रही हूं मैं, थोड़ा डिफरेंट है। Mr. Ramamurthy furnishes the following details of his salary income. Calculate his taxable income under the head salaries for the assessment year 2021 and qualifying amount for deduction under section 80C. तो income of Mr. Ramamurthy, सबसे पहले सैलरी 4,50,000 की है। लीव एनकैशमेंट लीव एनकैशमेंट 20,000 की दी हुई है। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है उसको 10,000 का, माइनस अमाउंट स्पेंट 12,000 का, ज्यादा खर्चा हो रहा है तो वैल्यू ऑफ पर्क विल बी नील फॉर दिस केस। नेक्स्ट उसको रिसर्च अलाउंस मिल रहा है 9,000 का और अमाउंट स्पेंट भी 9,000 है, तो ये भी नील हो जाएगा। फिर स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू हिज सन बाय द यूनिवर्सिटी, ये इसकी इनकम नहीं है, इसके बेटे को स्कॉलरशिप मिली है तो ये इसकी सैलरी इनकम में नहीं आएगा, इसका लेकिन नोट देना है आपने नीचे। उसके बाद है एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, ये फुली टैक्सेबल होगा क्योंकि एजुकेशन अलाउंस सिर्फ बच्चों के लिए मिलता है अप टू 100 रुपीज पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो एजुकेशन अलाउंस फॉर ग्रैंड डॉटर जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। कितना मिल रहा है वो 3,000 रुपीज। देन एजुकेशन अलाउंस फॉर सन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया, मैंने बताया था एजुकेशन अलाउंस तभी मिलेगा अगर बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में है चाहे कॉलेज में है। अब ये आउटसाइड इंडिया पढ़ रहा है बेटा तो ये भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन अलाउंस फॉर सन आउटसाइड इंडिया 30,000, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ भी इसके अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। देन लोन एट अ कंसेशनल रेट टू बाय अ न्यू कार 6.75 है। एसबीआई का जो रेट है वो 9.25 है, तो डिफरेंस कितने का हुआ 2.5% का डिफरेंस है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। लोन का अमाउंट कितना अमाउंट है 1,80,000।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन 2.5% ऑन 1,80,000। 4,500 रुपीज का लोन का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज हेल्पर अलाउंस है, एंगेज द हेल्पर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस एंड पेड हिम 15,000। अब खर्चा कम है लेकिन अलाउंस ज्यादा मिल रहा है तो बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस 18,000 माइनस एक्सपेंसेस 15,000 3,000। इसमें अमाउंट स्पेंट भी लिख सकते हो, माइनस अमाउंट स्पेंट, तो 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब प्रोफेशनल टैक्स जो है प्रोफेशनल टैक्स जो है एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स 2,000 का ये आ जाएगा सैलरी के अंदर। उसके बाद रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 500 पर मंथ। इसका क्या करेंगे हम, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो सारी की सारी रिफ्रेशमेंट्स हैं वो हमेशा टैक्स फ्री होती हैं, इसको कहीं पे भी ऐड नहीं करेंगे, इसका नोट देना है आपने। देन एम्प्लॉयर पेड हिज क्लब बिल्स, वो आएगा ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर होगा 15,000 का। नेक्स्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ 14% ऑफ द सैलरी, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है हमेशा 14% ऑफ सैलरी लेना है। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर है आरपीएफ के लिए। यहाँ पे डीए है ही नहीं है और कुछ भी नहीं है, कमीशन भी, तो 4,50,000 पे 14% ले लेंगे, 63,000 है, माइनस एग्जेम्प्ट हो जाएगा 12%। 4,50,000 पे 12% एग्जाम करके 54,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 9,000 टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एचआरए है 12,000 पर मंथ एंड रेंट पेड बाय हिम इज 15,000 पर मंथ। वर्किंग नोट 1 में बनाते हैं इसको। एचआरए नंबर 1 एक्चुअल, उसको मिल रहा है 12,000 पर मंथ, 12,000 इंटू 12 करके 1,44,000 हो गया। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड कितना है 15,000, 15,000 इंटू 12 करके 1,80,000 हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी 45,000 हो गया, 1,35,000 ये हो गया। नंबर 3 हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ है सिटी के बारे में, तो अज्यूम करेंगे नॉन मेट्रो सिटी है, तो 40% ऑफ 4,50,000 ले लेते हैं, 1,80,000। तो लीस्ट कितना है 1,35,000, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल हमारा एचआरए कितना है 1,44,000 माइनस एग्जाम्प्ट 1,35,000, 9,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एचआरए। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हिम ऑन हिज ओन लाइफ इतना है 16,000। ही गॉट इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2006, दोनों का प्रीमियम वो खुद ही पे कर रहा है। अगर सपोज एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है ये वाला प्रीमियम तो
उसकी सैलरी में हम ऐड कर लेते। तो यहाँ पर अब टोटल यही है, इसको ऐड कर लो। $54,550 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a। बार बार सेक्शंस बोल रही हूं मैं ताकि आपको सेक्शंस याद हो जाए। माइनस 50,000 49,550। इसके अलावा एक डिडक्शन और मिलती है प्रोफेशनल टैक्स की अंडर सेक्शन 16(3) माइनस प्रोफेशनल टैक्स 16(3) के अंदर कितना प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है 2,000 का, तो 49,3500 हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। उसके बाद क्वालिफाइंग अमाउंट 80C का निकालते हैं। इसके अंदर हमारा आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन था, हाँ 14%। कहाँ गया, ये रहा। तो आरपीएफ एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन लेना है हमने आरपीएफ में, जो कि सेम ही है क्योंकि कई क्वेश्चन में अलग होता है, एम्प्लॉयर का अलग होता है, एम्प्लॉई का अलग होता है। 80C में आपने एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन लेना है। और हमारा इसके अलावा LIC है, बस LIC जो ओन लाइफ पे है और वाइफ की लाइफ पे जो है। ओन लाइफ पे है हमारा 16,000, हाँ 2006 में ली हुई है पॉलिसी, तो 1/4/2012 के पहले ली हुई है। 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 20% ऑफ 2 लाख कितना हो गया 40,000, तो 40,000 और 16,000 विच एवर इज लेस, तो लेस में 16,000 आ जाएगा। और वाइफ का प्रीमियम जो है वो 6,000 रुपए है, उसका कोई डेट नहीं दिया हुआ है कब लिया है, तो हमने सिर्फ 6,000 ही ले लेना है। $85,000 हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर 80C आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 39। डॉक्टर राजकुमार शर्मा was appointed as a principal of a government college। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज है। on 1st January 2017 in a grade of 37,400, 1250, 62,400 at a basic pay of 37,400 per month। DA उसको 80% ऑफ बेसिक पे प्लस ग्रेड पे है, और ग्रेड पे हमें दी हुई है 10,000 पर मंथ। ही इज रिसीविंग CCA 1,200 पर मंथ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस मच टू प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट PF का इतना है, हमें रेट नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट का, तो हमें कुछ नहीं करना है एक्चुअली इसका। He is getting 1,000 per month as entertainment allowance, this much as fixed medical allowance, and provided with rent-free house on college campus, जिसकी rental value 15,000 per month है। During the year, he acted as a controller of university examination, जिसमें 8,400 as remuneration है, and he has paid 20,000 as contribution towards unit-linked insurance plan। ये ULIP plan है, and deposited this much in PPF। हमें इसकी total income निकालनी है। टोटल इनकम में वो सैलरी इनकम और किसी और हेड से इनकम है वो भी, और क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर 80C निकालना है। अब सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ग्रेड पे दी हुई है, तो आपने इस असेसमेंट ईयर में उसकी कितनी सैलरी बनती है वो कैलकुलेट करनी है।
तो सबसे पहले उसने ज्वाइन किया कॉलेज 1 जनवरी 2017 को, तो इसका मतलब उसकी सैलरी 1 जनवरी को ही मिलेगी उसको, ठीक है। तो पे ऑन 1 जनवरी 2018 को 2017 को 37,400 से उसने ज्वाइन किया। फिर 1 जनवरी 2018 को इसके अंदर 1250 ऐड कर देना है हमने। अगले साल उसकी सैलरी ये हो जाएगी 38,650। 1 जनवरी 2019 को इसमें 1250 और ऐड कर देना है, तो आपका 399,000 हो जाएगा। और 1 जनवरी 2020 को 41150 उसकी सैलरी यहां तक हो जाती है। अब हमें चाहिए सैलरी 1 अप्रैल 2019 से लेकर, उसकी 1 जनवरी 2020 को चेंज हो रही है सैलरी, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2019 को कितने महीने हो जाएंगे। अप्रैल में उसको मार्च की सैलरी भी मिलेगी क्योंकि फर्स्ट को ही सैलरी ड्यू है, तो इसलिए मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सैलरी उसको जनवरी में मिलेगी। या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने उसके बनते हैं। हाँ, दिसंबर में जो सैलरी एक्चुअली मिलेगी जो जनवरी में मिल रही है वो भी सेम सैलरी मिलेगी ना, क्योंकि चेंज तो फर्स्ट से होगा। तो 1 जनवरी से चेंज होगा, तो दिसंबर की जो सैलरी है जो फर्स्ट को मिलेगी उसको जनवरी में वो सेम ही रहेगी। तो दैट मीन्स ये वाली जो सैलरी है 39,900 वाली, ये अप्रैल मतलब मार्च में जो मार्च की सैलरी मिलेगी मार्च में, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में हमें ये वाली सैलरी मिलेगी, यानी कि 39,900 उसको 10 मंथ्स के लिए मिलेंगे। तो 3,99,000 ये हो जाएगा। और 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक 2 मंथ्स और रह जाएंगे, क्योंकि जनवरी की सैलरी जो है फरवरी में मिलेगी और फरवरी की सैलरी मार्च में मिलेगी, तो मार्च की तो अगले साल ही मिलेगी, तो हमने 2 महीने की और सैलरी लेनी है ये वाली 41150 इंटू 2 करके उसकी सैलरी हो जाएगी 82300। 481300 उसकी सैलरी हो जाएगी इस साल से, जिससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो सैलरी विल बी 481300। इसमें ग्रेड पे ऐड कर दो, 10,000 है पर मंथ, हाँ 1,20,000 ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला हुआ है, डीए जो है 80% ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड पे, यानी इन दोनों का टोटल लेना है। तो डीए हो जाएगा 481040। Then next CCA then he is contributing 4,000 per month to his provident fund. तो RPF 4,000
इंटू 12 करके 48,000 हो गया, माइनस 12% हमारा एग्जेम्प्ट होगा। 12% ऑफ बेसिक प्लस ग्रेड हमने दोनों लेना है। ये ज्यादा बन रहा है 72156, तो ये नील हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट भी आपने यहाँ पर नील ले लेना है। नेक्स्ट इज 1000 पर मंथ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 1000 का 12,000 रुपीज एंटरटेनमेंट अलाउंस में आ जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी है, वो भी आ जाएगा। $750, 9,000 रुपीज मेडिकल अलाउंस का आ जाएगा। देन ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री हाउस ऑन द कॉलेज कैंपस, रेंटल वैल्यू जिसकी ये है। तो RFA के लिए सॉरी रेंटल वैल्यू हमें दी हुई है 15,000 पर मंथ इस, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो रेंट फिक्स किया जाता है वो ही RFA की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे RFA की वैल्यू 15,000 इंटू 12 करके 1,80,000 ही आ जाएगी। कुछ सैलरी, कोई पॉपुलेशन कुछ देखने की जरूरत नहीं है इस केस में। Then during the year he acted as controller of university and received 4,800। ये सैलरी इनकम नहीं है, कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्सिटी से इसको एज एन एग्जामिनर जो है सैलरी मिल रही है, अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। और उसने कंट्रीब्यूट किया यूलिप में, ये 80C में जाएगा, PPF में जो दिया वो भी 80C में चला जाएगा। तो ये टोटल ऐड करके हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 129,777